Hello students, how are you? I hope you all are fine. Okay, as you all know, we are discussing our chapter light, reflection and refraction. ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स. ठीक है, तो हम प्लेन मिरर्स देख चुके थे और लास्ट लेक्चर में हमने स्पेरिकल मिरर्स को स्टार्ट किया था. स्पेरिकल मिरर्स किस टाइप के होते हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स. तो हम पहले पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में. तो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर्स. कुछ रूल्स होते हैं जो कॉनकेव मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन में काम आते हैं. ठीक है, पहला रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ठीक है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट है तो जो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ से पास होती है? फोकस से. ठीक है, सो दिस इज योर रूल वन. रूल वन क्या कहता है? अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है? फोकस से. ठीक है, रूल नंबर टू. रूल नंबर टू क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती है? सेम पाथ पे चली जाती है. अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर पे स्ट्राइक करती है तो वो सेम पाथ पे चली जाती है. रीज़न क्या होता है? एक्चुअली जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है ना तो मिरर को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है. अगर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? जीरो. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? जीरो. तो इसलिए वो सेम पाथ पे चली जाती है. सो दिस वाज योर रूल नंबर टू. नाउ रूल नंबर थ्री. रूल नंबर थ्री क्या कहता है? अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. ठीक है, क्या है रूल नंबर थ्री? इफ अ रे पासिस थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, रूल नंबर फोर. अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक कर रही है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा ना वो भी आई के इक्वल होगा. ठीक है, तो क्या कहा मैंने? अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक कर रही है मेकिंग एन एंगल आई देन इट विल रिफ्लेक्ट मेकिंग सेम एंगल विच इज इक्वल टू एंगल आई. ठीक है, तो एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे? इक्वल होंगे. ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन. तो पहले बात करते हैं, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा दूर. तो देखो हम ऑब्जेक्ट्स को कहाँ कहाँ रख सकते हैं. ठीक है, तो देखो ये आपका पोल है, ये फोकस है, तो हम तो पहले पोल और फोकस के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं. एक कंडीशन ये. दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? हम फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दें. तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं रख दो. चौथी कंडीशन क्या होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो. फिफ्थ कंडीशन क्या हो सकती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रख दो. और सिक्स कंडीशन क्या होती है? इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा दूर आप रख दो. ठीक है, ये 6 केसेस होते हैं, इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो केस वन क्या कहता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. ठीक है, तो आपका ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकस का डबल डिस्टेंस होता है. ठीक है, अगर फोकल लेंथ 2 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी डिस्टेंस पर होगा? 4 पर. अगर फोकल लेंथ 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस पर होगा? 20 पर. ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज ए डबल डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ. अच्छा, अब आपको ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. ठीक है, अब देखो दो रेस को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ए बी आपका कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो ए पॉइंट से कोई एक रे गई विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो हमने पढ़ा था अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है? फोकस से पास हो जाती है. ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस. अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ये सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है. ठीक है, क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा था? सेम पाथ को ट्रेस करती है, तो वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और बट वापस सेम पाथ पे आ गई. ठीक है, अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे,
देखिए अब ये रेस क्या हो रही है, ये आप ये देखेंगे कि ये जो रेस हैं एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों क्या है, डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग है मतलब इनकी डिस्टेंस आपस में हमेशा बढ़ती जा रही है। तो ये रेस कभी मिलेंगी क्या, नहीं, ये रेस कभी नहीं मिलेंगी। अगर ये रेस रियल में तो नहीं मिल रही, ठीक है, पर हमने क्या किया, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, बैक साइड में प्रोड्यूस किया, इसको डैश डैश से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, पर हमने बैक साइड में प्रोड्यूस किया, तो हमें ये ए डैश पर मिलती हुई दिखाई दी। ठीक है, अच्छा ए पॉइंट से हमने रेज निकाली थी, तो अगर ए पॉइंट ये है तो ए पॉइंट की इमेज क्या होगी, ए डैश। तो अगर हमने अब बी पॉइंट की निकालनी है, बी पॉइंट की इमेज क्या होगी, तो ए डैश से परपेंडिकुलर डाल दो प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो हमने परपेंडिकुलर डाला प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो हम कह सकते हैं ए बी, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा ए बी, तो इसकी इमेज हमारी क्या बनी, ए डैश बी डैश। अब हमारे जो रिजल्ट आए वो देखते हैं, क्या रेज रियल में मिल रही हैं, रियल में नहीं मिल रही। तो इसका मतलब जो इमेज होगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी या रियल होगी, वर्चुअल होगी। तो हमने जो कंक्लूजन्स निकाले वो हैं कि जो इमेज फॉर्म है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। रियल में नहीं मिल रही इसलिए वर्चुअल है, और इरेक्ट मतलब स्ट्रेट है। अगर ए ऊपर है तो यहाँ भी ए डैश ऊपर है, ये बी की इमेज है बी डैश, ये दोनों नीचे, इरेक्ट मतलब स्ट्रेट। और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लेंथ तो इतनी थी पर इमेज की लेंथ ज़्यादा होगी, तो इसलिए क्या हो गया, मैग्नीफाइड। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, डेंटिस्ट जो होता है ना वो कॉन्केव मिरर ही यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है आपके टीथ की साइज क्या हो, बड़ी दिख जाती है। ठीक है, सो इट वाज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर। ठीक है, अगेन हमने दो केस लिए, ए बी हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ए से एक रे निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से पास होगी। सिमिलरली ए से एक रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो सेम पाथ पे जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं ये जो दो रेज हैं आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये कभी मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी, या फिर हम कह सकते हैं ये बहुत दूर जाके मिलेंगी। ठीक है, तो हम क्या, तो इससे जो पर मिलेंगी जरूर, पर ये बहुत दूर जाके मिलेंगी। तो जो इमेज बन रही है उसको हम कह सकते हैं, इमेज कहाँ बनेगी, वो इन्फिनिटी पे बनेगी। इमेज कौन सी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। रियल क्यों, क्योंकि यहाँ पे रियल में मिलती हुई नजर आएंगी हमें इनफाइनाइट पे, और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि इन्वर्ट हो गई है। और मैग्नीफाइड भी क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो छोटा है पर इमेज हमारी बहुत बड़ी होगी, इसलिए मैग्नीफाइड होगी। अच्छा, एक इसका यूज़ है, हमारी जो सर्च लाइट्स होती ना, जैसे या फिर टॉर्च ले लो या कार की हेडलाइट्स ले लो, तो हम उसमें क्या करते हैं, जो बल्ब होता है ना उसको हम क्या करते हैं, फोकस पे रखते हैं, किसी भी कॉन्केव मिरर के फोकस पे। तो ठीक है, अगर हमने एक रूल पढ़ा था, अगर फोकस से कोई भी रेस पास हो रही हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या बन जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सपोज ये फोकस से ये बल्ब जला, इससे लाइट रेस गई है कॉन्केव मिरर पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू एक्सिस हो जाएगी। तो आप देखिए सारी रेस क्या है, पैरेलल मिली, तो इससे आपको क्या मिल जाता है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाती है। ठीक है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाती है, इससे आपको क्या होता है, हम कार की हेडलाइट्स में यूज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी को, या फिर सर्च लाइट या टॉर्च वगैरह, इनमें हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड केस। नाउ केस 3 क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहा है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये देखो, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सिमिलरली आपने एक ए बी ऑब्जेक्ट लिया, ए पॉइंट से इसके पैरेलल रे निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। सिमिलरली एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई निकाली, मिरर पे स्ट्राइक करी, तो सेम पाथ को वो ट्रेस करेगी। तो देखा आपने, ये आपका ए पॉइंट था, तो आपका इंटरसेक्ट कहाँ पे करी, यहाँ पर, तो ये आपका होगा ए डैश। तो ए पॉइंट की इमेज तो होगी ए डैश और बी की होगी ये बी डैश।
तो देखो यहाँ पे ए पॉइंट ऊपर था, यहाँ पे ए पॉइंट नीचे आ गया, तो ये क्या होगी, इमेज इन्वर्टेड होगी। और रियल में मिल रहे हैं ये पॉइंट्स, इसलिए ये कौन सी होगी, रियल भी होगी। ठीक है, तो जो इमेज बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, मतलब बियॉन्ड सी, रियल है, इन्वर्टेड है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है, ऑब्जेक्ट का साइज इतना है और इमेज का ज़्यादा है। ठीक है, सो दिस वाज योर केस 3। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये केस क्या था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोर्थ केस है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखो आपने ए भी एक ऑब्जेक्ट है, तो एक ए पॉइंट से एक रे निकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। ठीक है, दूसरा रूल हमने यूज किया, अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इंटरसेक्ट यहाँ पे किया, तो ए पॉइंट से रेज निकली थी, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, ए डैश, मतलब ए की इमेज होगी ए डैश, और यहाँ पे ये बी डैश। तो आप देखेंगे बी और बी डैश क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इमेज बन रही है उसके हम, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ए बी इज एन ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज एन इमेज। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही इमेज की साइज है। अगर ऑब्जेक्ट की साइज 10 मीटर है तो इमेज भी 10 मीटर बनेगी। ठीक है, सो दिस वाज योर केस 4। नाउ केस 5 क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब लास्ट केस में तो हमने कहाँ पढ़ा था, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे है, बियॉन्ड सी। तो दिस वाज योर फोकस, दिस वाज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम बियॉन्ड सी हमने एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। ठीक है, अब दूसरा हमने रूल यूज किया, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही तो रिफ्लेक्शन होते हुए वो सेम पाथ को ट्रेस करती है। तो यहाँ पे जो दो रेज है एक्चुअल में यहाँ पे इंटरसेक्ट करी, तो ये ए पॉइंट से निकली थी, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो कौन सा होगा, ए डैश, और ये बी डैश ही होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो कौन सा होगा, बी डैश। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। देखो ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के बीच में इमेज बन रही है। रियल बन रही है, रियल क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट्स रियल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो रियल है और इन्वर्टेड है और स्मॉलर इन साइज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी की साइज यहाँ पे ज़्यादा थी और ए डैश बी डैश की थोड़ी कम है, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो जैसे ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर माने तो इमेज की जो हाइट होगी वो 10 से लेस होगी, मतलब 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा दूर पर है। तो देखो बहुत ज़्यादा दूर पर है, तो हाँ ये पॉइंट आपका ए। ठीक है, तो देखो आपका ए बी एक ऑब्जेक्ट है, अब ए पॉइंट से एक रे निकलती हुई आई, सपोज ए पॉइंट से दो रेज निकलती हुई आई, ये दोनों ए पॉइंट से पर बहुत दूर से आई हैं, तो इसलिए हमें लगेगा कि ये रेज क्या है, पैरेलल है। निकली तो ये दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है, ऑब्जेक्ट हमारा ए बी था ना, तो ए पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है, पर ये बहुत इन्फिनिटी से आई है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि दोनों रेज क्या है, पैरेलल है। तो ये एक रे आई, पोल पे स्ट्राइक करी, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गई। सिमिलरली दूसरी रेज आई, यहाँ पे स्ट्राइक करी, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए यहाँ पे इंटरसेक्ट करी। तो हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। ठीक है, और ये पॉइंट जो रेज है रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इमेज कौन सी होगी, रियल। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड है और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमारा बहुत बड़ा था पर इमेज क्या है, बहुत छोटी है, हम क्या कह सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये हमारे 6 केस हो गए 1 बाय 1। ये आप केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे याद होने चाहिए, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, क्या नेचर है, ये सब आपको बाय हार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर,
कॉनकेव मिरर का पहला यूज तो है ये क्या है, शेविंग मिरर्स में यूज होते हैं। शेविंग मिरर्स में क्यों यूज होते हैं, ताकि हम लार्ज इमेज देख सके हमारे फेस की। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि हमने देखा था फर्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, मतलब विद इन फोकस हो, फोकस और पोल के बीच में, तो हमारी इमेज क्या होती है, वर्चुअल तो बनती है पर मैग्नीफाइड होती है, मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होती है। तो इसलिए हम अगर मिरर को पास रखते हैं तो हमारी इमेज क्या होती है, बड़ी बन जाती है, इसलिए हमें जो फेस की इमेज बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसको मेकअप मिरर्स में भी यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, डेंटिस्ट इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिफ्लेक्टर्स में यूज़ होता है, जैसे टॉर्च में, व्हीकल हेडलाइट्स में, सर्च लाइट में पावरफुल बीम ऑफ लाइट मिल जाती है हमें। ठीक है, अच्छा, आपने जो टीवी के एंटीनास देखे होंगे ना घरों में, वो भी कॉनकेव शेप के ही होते हैं। तो कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टीवी डिश एंटीनास टू रिसीव टीवी सिग्नल्स फ्रॉम डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, जो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने के लिए जो शेप होती है ना, वो क्या होती है, कॉनकेव शेप होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाता है सारा सिग्नल। ठीक है, अच्छा, अब जो बड़े कॉनकेव मिरर्स है ना, उसको सोलर एनर्जी में भी यूज़ करते हैं, सोलर फील्ड्स में। उससे क्या होता है, जो सन की जो सारी एनर्जी आती है ना, उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देते हैं फोकस पे। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, जो सोलर फर्नेसेस होते हैं ना, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, दीज आर फ्यू यूजेस, देयर आर मेनी यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को इन दूरी पर रखा गया है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। उसकी डिस्टेंसेस कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 15, 20 और 25। इन चार जगह पर ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके रखा गया। तो बोला गया कौन सी पोजीशन पर जो इमेज होगी वो डिमिनिश्ड और रियल इमेज होगी, कौन सी पोजीशन पर जो इमेज होगी वो मैग्नीफाइड और रियल होगी, कौन सी पोजीशन पर मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज होगी, और कौन सी पोजीशन पर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, तो आपको फोकल लेंथ 10 दिया गया है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस कितनी होती है, हमने बताया था 2 इंटू एफ, मतलब फोकल लेंथ का डबल। तो फोकल लेंथ अगर 10 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब आपको बोला गया, फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं कि डिमिनिश्ड और रियल इमेज चाहिए। ठीक है, डिमिनिश्ड और रियल इमेज कब होती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, सी से बियॉन्ड होता है, मतलब बियॉन्ड सी, मतलब, और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस कितनी है, 20। तो अगर 20 से ज़्यादा डिस्टेंस पर हम रखेंगे तो हमारी जो इमेज क्या होगी, वो डिमिनिश्ड और रियल होगी। तो 20 से ज़्यादा क्या दिया गया आपको यहाँ पे, 25। तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको सेकंड पूछा गया है मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो मैग्नीफाइड रियल इमेज कहाँ होती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। ठीक है, आपका फोकस है 10 और सेंटर ऑफ कर्वेचर है 20। तो 10 और 20 के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी इमेज जो होगी वो क्या होगी, मैग्नीफाइड और रियल होगी। तो 10 और 20 के बीच में आपको क्या दे रखा है, 15। तो ये आपका इस पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, आपसे बोला मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कहाँ होती है, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, विद इन फोकस होता है, मतलब पोल और फोकस के बीच में। आपकी फोकल लेंथ है 10, तो आंसर क्या होगा, 10 से छोटा। अब 10 से स्मॉलर आपको क्या गिवन है यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर। तो इस पार्ट का आंसर क्या होगा, 8। और आपको बोला गया इमेज ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की सेम साइज की इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस कितनी है, 20। तो आंसर इसका क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में स्पेरिकल मिरर्स को कंटिन्यू रखेंगे हम। ठीक है, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू नाउ। आपको ये सारे 6 केसेस अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।